हेलो। आज मैं आप लोगों को थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इसमें इंडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे ये क्या है, और सबसे पहले हम जानेंगे कि थ्री फेज क्या है। ठीक है, थ्री फेज से मतलब है कि नॉर्मली आप लोगों ने अपने घरों में या घरों के बाहर देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके थ्री फेज के तो वायर्स होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, जो कि RYV और एक न्यूट्रल। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है कि इसमें जो हम लोग के घरों में सप्लाई आती है, नॉर्मली अगर 2 किलोवाट से 3 किलोवाट का लोड है तो हम लोग एक फेज से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि R फेज और एक न्यूट्रल ये एक घर में जाता है, और ऐसे ही अगर घर जो दूसरा घर है उसमें Y फेज और दूसरा न्यूट्रल, और एक में B फेज और न्यूट्रल से क्या होता है, सप्लाई बैलेंस बनी रहती है। ठीक है, और जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो पूरी हो जाती है। अच्छा, ये जो इसमें लाइन टू लाइन वोल्टेज 415 होते हैं और 240 वोल्ट्स फेज वोल्टेज, जो हमारे आपने स्टेबलाइजर वगैरह पे घरों में चेक किया होगा 240 वोल्ट्स होता है। ठीक है, इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो 50 हर्ट्ज की सप्लाई हम लोग को मिलती है, और US में जो कि 60 हर्ट्ज है। ठीक है, तो हम लोग इस थ्री फेज पे चलने वाली मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्री फेज जो मोटर है, सबसे पहली बात ये थ्री फेज है तो नॉर्मली घरों में थ्री फेज सप्लाई नहीं रहती, ऑल्दो जिनके यहाँ ज़्यादा लोड है वहाँ थ्री फेज सप्लाई रहती है, और इंडस्ट्रीज़ में तो रहती है जहाँ थ्री फेज मोटर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक मोटर के कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो एक उसमें आउटर पोर्शन होता है और एक इनर कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। आउटर कंस्ट्रक्शन से मतलब ये आउटर पार्ट वो एक जो अंदर से खाली, ठीक है, बाहर से वाइंडिंग से बना हुआ स्टेटर बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि अंदर से पूरी तरह से खाली है, जिसमें हम लोग एक रोटर इंसर्ट करते हैं जिसके ऊपर भी वाइंडिंग होती है। ठीक है, अभी वाइंडिंग्स वाले पार्ट में नहीं जा रहे हैं, जस्ट समझो कि ये स्टेटर है, उसके अंदर एक रोटर हम लोगों ने डाला, और इस रोटर से हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन कनेक्ट कर देते हैं, और टरबाइन से जैसे अगर कहीं पे घरों में पानी चढ़ाना हो या जो भी इंडस्ट्री में लिक्विड चढ़ाना हो, जो भी काम है वो सब होता है। ठीक है, तो स्टेटर इसको बोलेंगे, इसको रोटर, इसको टरबाइन। मैं कन्वेंशनली इसको स्टेटर बोल रहा हूँ, कन्वेंशनल फॉर्म में इसको स्टेटर बोला जाता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। हम इसको स्टेटर बोलें या रोटर बोलें डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन पे, और इसको रोटर बोलें या स्टेटर बोलें डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। लेकिन हाँ, कन्वेंशनली आउटर पार्ट को स्टेटर बोला जाता है, इनर पार्ट को रोटर बोला जाता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, जैसे हम एग्जाम्पल लें, जो हमारे घरों में फ़ैन होता है, ये जो फ़ैन है इसमें क्या होता है, जो बाहर वाला पार्ट होता है वो घूमता है, तो जो स्टेटर वाला पार्ट है वो आउटर पार्ट इज रोटेटिंग। ठीक है, और जो टेबल फैन होता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि रोटर जो अंदर वाला पार्ट होता है वो रोटेटिंग होता है। ठीक है, तो टेबल फैन या फिर हमारे पंप्स हुई इंडस्ट्रीज़ की, या और भी जो बहुत सारी मोटर्स हैं जिसमें अंदर का जो पार्ट होता है वो रोटेट करता है। ठीक है, हाँ, ये जो घर में फैन लगा होता है सिंगल फेज होता है। ठीक है, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई आती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे होता है, तो इसका कंसेप्ट बाद में देखेंगे हम लोग। अब सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग बात करें इंडक्शन मोटर की। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर बेसिकली मोटर है, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट करेगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगी। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो इसका आउटर कंस्ट्रक्शन था उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ देख लो, आउटर कंस्ट्रक्शन को ऐसे और इनर कंस्ट्रक्शन रोटर को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो मैंने आउटर कंस्ट्रक्शन में वाइंडिंग्स हैं, मेरे थ्री फेज की सप्लाई है, तो थ्री फेज की वाइंडिंग्स का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, ये वाइंडिंग मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड शो की है, मतलब एक प्लेस पे शो की है, जबकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये मेरी स्टेटर की वाइंडिंग हुई, और ये अंदर रोटर है जिसमें को भी मैंने वाइंडिंग से रिप्रेजेंट किया है, और ये दोनों एंड मैंने निकाल के इसको शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट क्यों किया है बताऊंगा आपको। तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, थ्री फेज सप्लाई मुझे यहाँ से देनी है, और मैं चाहता हूँ कि ये रोटर मेरा घूमे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ नोट डाउन करो कि ये स्टेटर और रोटर जब इसमें इंसर्ट करते हैं तो उसके बीच में एयर गैप रहेगा। ठीक है, उस एयर गैप को मैं यहाँ पे गैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें कि फ्लक्स है। अब ये फ्लक्स कहाँ से आया। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि जो RYV फेज से मेरा जो करंट आ रहा होगा वाइंडिंग्स में, ये इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री अपार्ट है तीनों फेज। तो अगर मैं R फेज की बात करूँ तो उसमें करंट
आई कॉस ओमेगा टी, वाई फेस में आई कॉस ओमेगा टी माइनस 2π/3, बी फेस में माइनस 4π/3। ठीक है, अब ये तीनों फेस का करंट तीनों वाइंडिंग में जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करने की है, ये वाइंडिंग स्पेशली मीन्स स्पेस में भी 120 डिग्री अपार्ट है। इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री सप्लाई है और ये स्पेस में हमारी 120 डिग्री अपार्ट है। तो उससे क्या होगा, जो फ्लक्स डेवलप होगा, अगर मैं आर फेस की बात करूँ, उसका जो फ्लक्स होगा वो होगा फ्लक्स कॉस ओमेगा टी, ये तो करंट की वजह से। और अगर मैं एक स्पेसिंग लूँ थीटा, अगर मैं इसको थीटा कंसीडर करता हूँ तो ये मेरा थीटा -120, थीटा -240 डिग्री स्पेस में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करा। ऐसे ही वाई फेस का करंट और वाई फेस का स्पेसिंग, बी फेस का करंट और बी फेस की स्पेसिंग, ये तीनों फ्लक्स मेरे आर वाई भी तीनों वाइंडिंग से मिल रहे हैं। और अंदर एक रिजल्टेंट फ्लक्स होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, इन तीनों का सम। जब मैं इन तीनों को सम करूंगा तो मेरे को मिलेगा ये 3/2 cos थीटा माइनस ओमेगा एस टी, ओमेगा या ओमेगा एस। ठीक है, ये 3/2 और ये टाइम के साथ वेरिंग और ये स्पेस का एंगल। इस पूरे इक्वेशन का मतलब क्या है कि मेरे को एक रोटेटिंग फ्लक्स मिला जो कि पल्सेटिंग है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और ये उसका स्पेस एंगल। ठीक है, तो मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स एक रोटेटिंग नेचर का, मतलब इसके एयर गैप में एक रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये ओमेगा एस बेसिकली 2π/NS/60, और NS क्या होता है, NS अगर सिंक्रोनस स्पीड की बात करें, NS = 120 f/p। इंडिया में फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और पोल ये डिपेंड करता है हमारी कितने पोल की मशीन है। नॉर्मली 2, 4, 6, 8 अलग अलग टाइप की मशीन होती है। अगर हम 4 पोल की मशीन की बात करें और 50 हर्ट्ज के लिए देखें तो NS आता है 1500 RPM। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो फ्लक्स है उसकी स्पीड क्या है, 1500 RPM। इस वाले फ्लक्स की स्पीड है 1500 RPM। ठीक है, अब ये फ्लक्स डेवलप हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दो मैग्नेट्स के बीच में एक हम बार डालते हैं तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसमें वोल्टेज डेवलप होता है, और वोल्टेज डेवलप होने से करंट इंड्यूस होता है। ये करंट और ये फ्लक्स मिलकर क्या करते हैं, एक फोर्स डेवलप करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इस बार को पैरेलल लाने की कोशिश करते हैं, पैरेलल लाने की। तो जैसे ये पैरेलल आ जाएगी, ये इसके फ्लक्स लाइन के पैरेलल आ जाएगा, इसमें कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, करंट नहीं डेवलप होगा और फोर्स डेवलप 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ सोचो कि जो मेरा फ्लक्स डेवलप हुआ इसकी वजह से जो मेरा रोटर शॉर्ट सर्किटेड था। मैंने यहाँ बता रहा हूँ कि रोटर शॉर्ट सर्किट इसलिए किया ताकि इसमें करंट इंड्यूस हो और उसे सर्कुलेटिंग पाथ मिल जाए। तो ये करंट और ये फ्लक्स मिलके क्या करेंगे, इस रोटर को घुमाने की कोशिश करेंगे। घुमाने की मतलब ये क्या करेगा, इसको इस फ्लक्स के पैरेलल लाने की कोशिश करेगा। फ्लक्स की स्पीड क्या थी, NS। रोटर क्या करेगा, इसको NS अचीव करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये NS अचीव नहीं कर पाएगा। रोटर की स्पीड हमेशा NS से कम रहेगी, तो NR विल बी लेस देन NS, रोटर की स्पीड। ठीक है, तो ये हमेशा उसकी कोशिश करेगा उसके पास जाने की, ताकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन 0 हो जाए, और रिलेटिव मोशन 0 होने से करंट 0 हो जाएगा, लेकिन ये उसको अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें इंडक्शन मशीन में NR इज ऑलवेज लेस देन NS, ये ध्यान रखो। इसको समझने का और भी तरीके जो बुक में दे रखे हैं कि स्टेटर फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं लोग, कि स्टेटर वाइंडिंग की वजह से स्टेटर फ्लक्स आया, उसकी वजह से बैक EMF इंड्यूस हुआ, बैक EMF ने करंट डेवलप किया, और रोटर करंट की वजह से रोटर का अपना फ्लक्स डेवलप हुआ। वो फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स मिलके टॉर्क डेवलप करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इससे भी समझ सकते हो, स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स मिलके टॉर्क डेवलप करते हैं। अच्छा, ये रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, इसलिए स्टेशनरी होने से एक दूसरे के साथ मिलकर टॉर्क डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन 0, स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के। क्लियर? अच्छा, अब हम एक चीज़ और देखते हैं, इसी से हम लोग देखते हैं कि सिंक्रोनस मशीन वो कैसे काम करती है। देखो, अभी तक मैंने जो इंडक्शन मशीन की बात की थी उसमें क्या था, इंड्यूस्ड EMF की वजह से फ्लक्स डेवलप हुआ था और उसकी वजह से हमें रोटेशनल टॉर्क मिल रहा था। ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड क्या थी, NR, जो कि NS से कम थी। अब सपोज कोई मेरे से क्वेश्चन करता है कि मेरे को इस रोटर की स्पीड NS चाहिए। ठीक है, NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड। तो अगर मैं रोटर की स्पीड को NS के बराबर ला देता हूँ तो ये मशीन कहलाएगी मेरी सिंक्रोनस मशीन, 3 फेज सिंक्रोनस मशीन। ठीक है,
इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्या ऑप्शन हो सकता है, वही 3 फेज की सप्लाई है, उसकी वजह से फ्लक्स डेवलप हो रहा है, वही रोटर वाइंडिंग से। तो अभी तक ये शॉर्ट सर्किटेड थी। अगर सपोज मैं इसमें एक डीसी सप्लाई दे देता हूँ, डीसी या फिर उसको बोल सकते हैं स्टैटिक पोल बना देता हूँ। पोल्स के टर्म्स में यहाँ आता हूँ। देखो अभी तक जो हम 3 फेज सप्लाई दे रहे थे, जो स्टेटर पार्ट था उसको हम फ्लक्स से रिप्रेजेंट कर रहा था, या फिर उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वाइंडिंग्स में पोल बन रहा है। सपोज मेरा इस साइड की वाइंडिंग में एन बना, उसके पास वाली वाइंडिंग में एस बना, उसके पास वाली वाइंडिंग में एन एस एन एस एन एस। और क्योंकि ये साइनसॉइडली वेरी कर रहा है जो हमारा करंट है या फ्लक्स, तो एन के बाद ये एस बनेगा, एस के बाद ये एन बनेगा, और ये एन के बाद फिर से एस बनेगा। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा एन यहाँ से यहाँ आ गया, ये एन से फिर ये इधर आ जाएगा एन, ठीक है, एन एन फिर एन, और ये इंस्टेंट होगा उसी फ्रिक्वेंसी से जिस फ्रिक्वेंसी से हमारा फ्लक्स रोटेट कर रहा था। ठीक है, तो ये मेरा, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो पोल्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं। मैं भी स्टेटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्लक्स रोटेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि मेरे पोल्स रोटेट कर रहे हैं। तो अब मेरे को इसको सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करना है। तो सबसे सिंपल क्या हो सकता है कि अगर मैं इसमें ऐसा पोल बनाऊं जो मेरा पोल इसके साथ एक बार लैच हो जाए या फिर इंटरलिंक हो जाए, और बाहर वाले पोल की स्पीड NS है तो मेरा इसके साथ एक कपल्ड हो जाएगा, तो अंदर वाले रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, NS। वही चीज़ मैंने की, रोटर में एक डी सप्लाई दे दी, यहाँ पे पोल्स बनाए, तो यहाँ पे बना S और N। सपोज किसी इंस्टेंट पे S N के साथ लिंक हो गया, और ये फिर N आगे मूव कर जाएगा तो S इसके साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इस पोल के रोटेट होने से रोटर भी रोटेट करने लग गया, तो S यहाँ आ जाएगा, इसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, फिर ऐसे कर करके रोटर मेरा घूमने लग जाएगा, और रोटर की स्पीड क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, अच्छा अगर हम नॉर्मली 3 फेज सप्लाई मैंने इसके स्टेटर को दी और ये रोटर मेरा स्टेशन रुका हुआ है, तो 3 फेज सप्लाई देने से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है। और सेकंड चीज़, इसका जो पोल चेंजिंग जो फ्रिक्वेंसी है वो इतनी है कि इसका N to S सडन हो जाएगा, S to N सडनली हो जाएगा, तो इसके रोटर को ये सोचेगा कि N के साथ कपल हूँ, सडनली S हो गया तो ये रिपेल करेगा, फिर अटैक करेगा, फिर रिपेल करेगा, तो उस टाइम पे मशीन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सिंक्रोनस मशीन मेरी नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होती है। तो इसको स्टार्ट करने का क्या तरीका है, अगर सपोज मैं इसके रोटर को, ये मेरा NS से घूम रहा है स्टेटर फ्लक्स जो मशीन के अंदर है, फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, या फिर पोल मेरे रोटेट कर रहे हैं। अगर सपोज मैं रोटर को किसी और मशीन के साथ कपल करके, इसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री मोटर या फिर पॉनी मोटर, एक किसी और मोटर के थ्रू घुमाऊँ, ठीक है, और इसकी स्पीड NS के आसपास लाकर इसको एनर्जाइज करूँ। ठीक है, मतलब जिस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं पोल उसके आसपास लाके यहाँ पे हमने सडनली इसको सप्लाई दी, तो जब इसके बीच रिलेटिव मोशन बहुत कम होगी तो इसको लॉक होने में इजी पड़ेगा, तो एस एन के साथ इजीली लॉक हो जाएगा और रोटेट करना शुरू कर देगा। हो सकता, देखो एक कंडीशन क्या होती है, एस के सामने एस आ जाए तो ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन ये बहुत रेयर होती है। उस टाइम पे कुछ नहीं करते, मशीन डीसी सप्लाई ऑफ करते हैं और फिर से ऑन करते हैं, फिर जैसे इसके साथ लॉक हो जाती है मशीन घूमने लग जाती है। दूसरा ऑप्शन क्या है इसको सिंक्रोनस स्पीड से घुमाने के लिए, दूसरा ऑप्शन ये, इसमें ये मेन वाइंडिंग्स के साथ अगर मैं थोड़ी सी डैम्पर वाइंडिंग्स डाल दूं और इनको शॉर्ट कर दूं, जब मैंने डैम्पर वाइंडिंग एक्स्ट्रा डाल दी तो इसके लिए ये कैसे काम करेगा, एज ए इंडक्शन मोटर काम करेगा, जो पहले हमारा प्रीवियस कंडीशन थी। तो ये डैम्पर वाइंडिंग क्या करेंगे, एज ए इंडक्शन मोटर, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, इस करंट और फ्लक्स मिलके इस पर टॉर्क डेवलप करेंगे तो ये घूमने लग जाएगा, और इसकी स्पीड NR जो कि लेस देन NS होगी, मतलब ऑलमोस्ट स्लिप के पास पहुंच जाएगी। जब ऑलमोस्ट स्लिप के पास पहुंच गई फिर उसके बाद हम लोग इसको एनर्जाइज कर देंगे मेन वाइंडिंग को, यहाँ के पोल एनर्जाइज होके इसके साथ लिंक हो जाएगा, इसकी स्पीड NS आ जाएगी। ठीक है, तो 3 फेज सिंक्रोनस मशीन का रोटेटिंग कंसेप्ट बहुत सिंपल है जैसा कि इंडक्शन का है। थैंक यू।